नमस्कार, मैं रविंद्र राणा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राणा सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्तराखंड बोर्ड 2022 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पेपर का संपूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां पर हम प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे और 2023 में टॉप रैंक प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो केमिस्ट्री विद राणा सर के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है NaCl, ग्लूकोज, स्टार्च और बेरियम नाइट्रेट। तो स्टार्च जो है यह कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, जबकि NaCl, ग्लूकोज और बेरियम नाइट्रेट ये वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। तो आपका सही आंसर है स्टार्च। इसी पाठ में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एक अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोलाइडी विलयन निर्माण करने की विधि है। तो कोलाइडी विलयन जो है वो कोलाइडी विलयन को बनाने की विधि है। तो कोलाइडी विलयन को बनाने की 3 विधियां होती है। पहली है पेप्टिकरण, दूसरी है ब्रेडिंग आर्क विधि और तीसरी है वैद्युत प्रक्षेपण विधि। तो 3 विधि है जिनके द्वारा हम कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण करने की विधि है, तो इसी प्रकार कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण करने की भी 3 विधियां होती है। पहली है अपोहन, दूसरी है वैद्युत अपोहन और तीसरी है अतिसूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है ना। तो शुद्धिकरण करने की भी कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। पहली है अपोहन, दूसरी है वैद्युत अपोहन और तीसरी है अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बनाने की विधि है, तो बनाने की कौन कौन सी है? परिक्षेपण विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टिकरण। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपसे इस पाठ से पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि? तो अल्कोहल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। एल्क मतलब एल्केन और ऑल मतलब OH समूह। तो वे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होता है, वे हमेशा जल के साथ क्या होते हैं? विलय होते हैं। अब क्यों होते जल के साथ विलय? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 ऐसे परमाणु होते हैं जो हमेशा जल में विलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है K4FeCN6 यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe की उपसय संयोजन संख्या है। तो कभी कभी आपके पास उपसय संयोजन संख्या की जगह समन्वय संख्या पूछी जाएगी। तो उपसय संयोजन संख्या और समन्वय संख्या दोनों एक ही होती है। तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है यानी वर्ग कोष्ठक जो है, उसके बीच में जो हमारा धातु है
उससे जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे जो Fe है उसके साथ 6 CN जुड़े हुए हैं और एक CN में एक दाता परमाणु होते हैं। तो कितने दाता परमाणु हुए? कुल 6 दाता परमाणु। इसका अर्थ है कि Fe की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 6 इज राइट आंसर, 6 इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है तो K की होती है +1, ठीक है, और एक CN की होती है -1। तो आपसे पूछा जाए तो 6 CN की कितनी होगी? -6 होगी, है ना, और पोटेशियम की क्या होगी? +4 होगी। तो -6 और +4 कितना हो गया? -2। तो अगर हम देखेंगे Fe में तो नंबर वही रहता है और चार्ज चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब +2 क्या होगी? Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है तो कितनी होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या? 2 होगी। ठीक है, अगला है फॉर्मलिन क्या है? तो फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन किसे बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के 40% विलयन को, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जो विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं। या मेथेनॉल यानी HCHO का जो हमारे 40% विलयन होता है, कितना प्रतिशत? 40% विलयन। ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मलिन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम लिखिए। तो जो प्रोटीन होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं हमारे एमिनो अम्ल के द्वारा। यानी अगर मैं पूछूंगा आपसे कि प्रोटीन की एकलक इकाई होती है तो प्रोटीन की एकलक इकाई कौन सी होती है? एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, प्रोटीन को अगर हम देखें तो संरचना के आधार पे प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय प्रोटीन। क्या होता है पहला? रेखीय प्रोटीन। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास गोलिकाकार प्रोटीन। तो इनको देखेंगे हम कि रेखीय प्रोटीन कौन कौन से हैं, गोलिकाकार प्रोटीन कौन कौन से। इनमें से आप कोई भी 2 आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो क्रिएटिन होता है ये भी रेखीय प्रोटीन होता है, क्रिएटिन। ठीक है, और एक मिनट, ये जो क्रिएटिन होता है ये रेखीय प्रोटीन होता है। मायोसिन जो है ये भी रेखीय प्रोटीन होता है। तो क्रिएटिन और जो मायोसिन होता है, ये क्रिएटिन जो है हमारे बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, जबकि जो मायोसिन है ये पाया जाता है हमारे मांसपेशियों में। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये गोलिकाकार प्रोटीन होता है, ये रक्त में पाया जाता है। एल्बुमिन जो है ये अंडे के अंदर पाया जाता है, तो ये भी एक प्रोटीन है। इंसुलिन जो है ये भी एक प्रोटीन है। जो सबसे छोटा प्रोटीन है वो इंसुलिन है, जिसमें कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51 एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन 5 में से आप किसी भी 2 का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं या संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं? तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके कणन एंथैल्पी के मान उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें धात्विक बंध पाया जाता है। तो पहला तो आप ये भी लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में धात्विक बंध होने के कारण इनके कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, या इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इनकी कणन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि संक्रमण तत्वों में धात्विक बंध होते हैं जिसके कारण इसकी कणन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इसकी कणन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को पहचानिए। तो आपके पास एक काम है, या तो आप ये देखो कि नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है, ये एक इधर से जुड़ा हुआ, एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा और एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। तो कितने कार्बन से जुड़ा? 3। तो जितने कार्बन से कोई नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होगा वो उतना ही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे 3 से जुड़ा, इसका मतलब कौन सा डिग्री होगा? तृतीयक एमीन होगा, 3rd डिग्री। ठीक है। या आप ये देख सकते हो कि जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है वो तो हमारे पास NH3 अमोनिया। तो N से ये देखना कि कितने H कम है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि नाइट्रोजन में बिल्कुल H नहीं है, इसका मतलब 3 H कम है। तो आप क्या लिख सकते हो उसको? तृतीयक एमीन। यहाँ पे देखेंगे इस वाले नाइट्रोजन में एक H है और 2 क्या है? कम है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? द्वितीयक एमीन। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? NH2 है। इसका मतलब कितने H कम है? एक H कम है। तो ये कौन सा एमीन होगा? प्राथमिक एमीन। तो तीसरा वाला कौन सा है? प्राथमिक एमीन। दूसरा वाला कौन सा होगा? द्वितीयक एमीन। और पहला वाला कौन सा होगा? तृतीयक एमीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? तो आपने देखा है कि यदि हम छिले हुए अंडे को जल में रखते हैं तो जल की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? कम होती है। यानी जल का जो नमकीनपन होगा वो क्या होगा? अंडे के अंदर जो नमकीनपन होगा उससे क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जल के अणु कहां जाएंगे? बाहर से अंडे के अंदर जाएंगे और अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसी अंडे को कहां पे रखते हैं? सांद्र NaCl वाले विलयन में रखते हैं, यानी NaCl का विलयन बनाते हैं और उसमें हम इस अंडे को रख देते हैं। तो अंडे का अंदर जितना भी पानी होगा वो कहां की ओर आएगा? बाहर की ओर आएगा, नमक वाले विलयन में, और अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, छिला हुआ अंडा जल में फूलता है क्योंकि जल की सांद्रता कम होती है तथा अंडे के अंदर की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण जल अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करता है। जबकि NaCl विलयन की सांद्रता अधिक होने के कारण अंडा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंडे के अंदर का पानी NaCl विलयन में प्रवाहित हो जाता है, यानी बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जबकि हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, हैलो एल्केन हैलो एरीन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं। इसका मतलब है कि जो हैलो एरीन एल्केन है उसमें जो हैलोजन परमाणु है वो एल्केन परमाणु के कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी आंशिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं, जिसके कारण हैलो एल्केन RX में उपस्थित हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इनका बोलने का अर्थ है कि हैलो एल्केन हैलो एरीन्स की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं, जिसके कारण हैलो एल्केन यानी RX में उपस्थित हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी जो मान हमारे पास CH3X है, तो ये हैलोजन परमाणु क्या करता है? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस पे क्या आएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक है। जबकि हैलो एरीन्स में हैलोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म
बेंजीन रिंग में दान कर देता है। क्लोरीन के पास, यानी क्लोरीन फ्लोरीन जो भी हमारे पास हैलोजन के परमाणु होंगे उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से क्या करते हैं, एक तो बॉन्ड में भाग ले लेते हैं यानी बेंजीन से जुड़े हुए रहते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। तो एक जोड़ा क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं और अनुनाद संरचना का निर्माण कर देता है, जिसके कारण हैलो एल्केन नाभिक रागी तथा हैलो एरिन्स इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण बरित डी कक्षक यानी D10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो जो सिल्वर होता है उसका मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है क्रिप्टन 5s1 और 4d10, यानी क्रिप्टन 36 होता है, 5s1 क्या होता है 37 और 4d10 और 10 कितना भी 47, यानी 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो सिल्वर होता है वो +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, यानी ये जो हमारा सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है वो क्या दिखाता है, Ag2+ दिखाता है। कितना दिखाता है, Ag2+। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 2+ में Kr क्रिप्टन यहां से हो गया, इसके बाद 5s1 और 4d, अच्छा 5s क्या हो जाए 0 और 4d 9। तो अब जो इसका डी कक्षक है वो क्या हो जाता है, अयुग्मित रूप से भर जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एक संक्रमण तत्व होता है। तो इसका क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसका सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ag क्रिप्टन 5s1 4d10 होता है, परंतु सिल्वर +2 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण Ag2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, क्रिप्टन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था आपका, यहाँ पे होना चाहिए था क्रिप्टन Kr 5s0 4d9 होता है। अतः यह संक्रमण तत्व है क्योंकि Ag2+ का डी कक्षक अयुग्मित रूप से भरा होता है, क्योंकि इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, और कितने होने चाहिए था पूर्ण भरने के लिए 10 होने चाहिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो एकक कोष्ठिका में जब अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिर रिटर्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है, एकक कोष्ठिका को अवलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम। तो जो एकक कोष्ठिका है उसके अवलक्षणित करने वाले पैरामीटर 6 होते हैं वैसे। ठीक है ना, ये 2 चीजों को प्रदर्शित करते हैं, एक होता है अक्षीय कोण और दूसरा होता है अक्षीय दूरी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे जो अक्षीय कोण होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अल्फा बीटा गामा का प्रयोग किया जाता है, और जो अक्षीय दूरी होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए ABC का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये हमारे पास एकक कोष्ठिका है तो इसका मैं इसको A मान लूं, ये क्या हो जाएगा हमारा A, इसको हम यहां से क्या मान लें ऊपर से B, यानी ये जो पूरा कोना है यहां तक। ठीक है, और इधर से ये जो हमारी ये लाइन ये क्या हो जाएगी C। अब इनके बीच का जो एंगल होगा इसको अल्फा, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको बीटा, और इनके बीच का जो एंगल होगा इसको गामा से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार जो हमारे पास जालक बिंदु है, जब एकक कोष्ठिका को हम इन बिंदु द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका को किससे द्वारा दिखाते हैं, बिंदु द्वारा। जैसे ये हो गया एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों को जब हम बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं, ये बिंदु हो गया। ठीक है, ये जैसे डार्क हमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट जालक बिंदु। ठीक है,
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है।